हेलो बच्चों, आज हम महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हो जनपद का क्या मतलब है? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता है अथवा बस जाता है। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। महाजनपद, ये महाजनपद क्या होता है बच्चों? जैसे आपका जनपद कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है, इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। 14 राजतंत्र इस प्रकार हैं। अंग, वर्तमान में मुंगेर एवं भागलपुर जिला। मगध, पटना, गया, शासाबाद जिले के कुछ भाग। काशी, वाराणसी। कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। वत्स, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। चेद, आधुनिक बुंदेलखंड। कुरु, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। पांचाल, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र। शूरसेन, ब्रजमंडल, मथुरा। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अवंती, आधुनिक मालवा। अश्मक, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। ये गणतंत्र हैं वज्जी, बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। मल्ल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थीं। राजा सेना का प्रमुख होता था। वह युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। इस युग में पहले की अपेक्षा एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्राय शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। कुशल शिल्पी एक स्थान पर रहकर कार्य करना पसंद करते थे, क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने के लिए अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। मगध साम्राज्य,
छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहीं उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों में भगदड़ मचाई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पुरु ने उत्तर दिया, वैसा ही जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु का राज्य लौटा दिया। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।